परीक्षा का पहला टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1919 के अधिनियम के आने के पीछे क्या प्रमुख कारण थे। देखिए, सबसे पहले 1909 के अधिनियम से निराशा। 1909 के अधिनियम को बहुत ज्यादा आस लगाकर देखा गया था कि भारतीयों को अधिकार मिलेंगे, भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है कि भारतीय सचिव की परिषद के अंदर केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल कर लिया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया, लेकिन भारतीय चाहते थे कि इन्हें वोटिंग करने का अधिकार मिले। वोटिंग करने का अधिकार उन्हें नहीं मिला, तो उसके कारण 1909 के अधिनियम से उनको निराशा हुई, जिसका वजह से भारत शासन अधिनियम 1919 आया। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 आने के पीछे कई कारण थे। प्रमुख कारण की बात नहीं हो रही है, कई कारण थे। एक प्रमुख कारण था 1909 के अधिनियम से निराशा। दूसरा, जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे वो निराश हो गए। क्यों निराश हुए? 1911 में बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द कर दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाल्कन युद्ध चल रहा था, इटली व तुर्की के बीच में युद्ध चल रहा था, और इन तीनों कारणों की वजह से भारत के मुसलमान काफी निराश थे। तीसरा कारण, इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच में चल रहा था, गांधी जी का भारत में आगमन होना, और गांधी जी ने युद्ध में अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया। अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को उपाधि दी। चौथा कारण, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, जो इसलिए जाना जाता है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में एक साथ मिलन हुआ। दूसरा कारण, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होना। और भारत शासन अधिनियम का सबसे प्रमुख कारण, अगर आपसे ये 5 आपको ऑप्शन में दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के पीछे प्रमुख कारण बताएं, तो वो ये है होम रूल आंदोलन। इसके अंदर, इन 5 पॉइंट के अंदर हम होम रूल आंदोलन को विस्तार से पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के आने के पीछे कई कारण थे। पहला, 1909 के अधिनियम से निराशा, मुसलमानों के मध्य निराशा, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, लखनऊ अधिवेशन का होना, और सबसे प्रमुख कारण था होम रूल आंदोलन, जिसने भारत शासन अधिनियम 1919 को लाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। यानी एग्जाम में यह आए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के आने के पीछे प्रमुख कारण, तो याद रखिएगा होम रूल आंदोलन। अब ये क्या है, इसे हम समझते हैं। दूसरा एक चीज और समझिए कि भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1919 के समय भारत सचिव थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इन दोनों के नाम पर यह अधिनियम का नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कौन सा है, तो भारत शासन अधिनियम 1919। तो ये है हमारे जो ब्लैक कलर के अंदर है, इनका नाम है मॉन्टेग्यू, और जो दूसरे हैं इनका नाम है भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए, प्रमुख कारण है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का परिणाम क्या आया? मॉन्टेग्यू घोषणा, और मॉन्टेग्यू घोषणा का परिणाम क्या आया? भारत शासन अधिनियम 1919। तो ये 3 कड़ियां हैं, इन तीनों कड़ियों को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि होम रूल आंदोलन क्या है, फिर ही हम समझेंगे कि मॉन्टेग्यू घोषणा क्या थी, और तब आएंगे भारत शासन अधिनियम 1919।
मैंने किसी और अधिनियम में इतनी पृष्ठभूमि को नहीं बताया है। 1919 और 1935 इसलिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया। तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के पीछे जो क्रम है, होम रूल आंदोलन हुआ, उसका परिणाम हुआ मांटेग्यू घोषणा, और मांटेग्यू घोषणा का जो परिणाम हमारे सामने आया वो था भारत शासन अधिनियम 1919। तो सब इसको भारत शासन अधिनियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को अब ज्यादा अधिकार देने शुरू किए। इसका मतलब यह है कि अब भारत के लोग अपना शासन खुद करने के लिए उन्हें कुछ अथॉरिटी दी जाएगी, प्राधिकार दिए जाएंगे। इससे पहले क्या था, केवल विधान परिषद की शक्तियों को बढ़ाने पर बल था, लेकिन भारत शासन कहने का औचित्य यह है कि अब इन्हें अपना काम, अपनी व्यवस्था करने का कुछ अधिकार मिलेंगे। तो अब समझते हैं सबसे पहले कि होम रूल आंदोलन क्या है। देखिए, होम रूल आंदोलन को अन्य नामों से भी जाना जाता है, गृह शासन या फिर स्वशासन। याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन कई बार एग्जाम में नहीं लिखा आता है गृह शासन या स्वशासन आंदोलन। तो ये होम रूल आंदोलन का ही नाम है। इसके अंदर पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की जाती। याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करता। होम रूल आंदोलन का मतलब है कि हम ब्रिटेन के ही अधीन रहेंगे और ब्रिटेन के अधीन रहकर ही अपने अनुसार काम करेंगे। होम रूल आंदोलन ने कभी यह नहीं कहा कि हमें ब्रिटेन से आजादी चाहिए, कि ब्रिटेन के लोग यहां से चले जाएं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। उन्होंने कहा कि आप रहिए भारत में, लेकिन हमें स्वशासन करने का, सेल्फ गवर्नमेंट करने का अधिकार दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता, उन्होंने कहा आप लोग भारत में रहिए लेकिन हमें अपना खुद का स्वशासन करने का अधिकार दीजिए। डोमिनियन स्टेट की बात हो रही थी। हाँ जी, हाँ, डोमिनियन स्टेट की बात कही थी उन्होंने, क्योंकि ऐसा ही आंदोलन आयरलैंड में चला था। दरअसल भारत का जो होम रूल आंदोलन है वो आयरलैंड के ही होम रूल आंदोलन से प्रभावित है, और आयरलैंड उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, और आयरलैंड के लोगों ने ब्रिटेन में होम रूल आंदोलन चलाया था। फिर ब्रिटेन की सरकार को मजबूर होकर आयरलैंड को स्वशासन का अधिकार देना पड़ा, यानी डोमिनियन स्टेटस, पूर्ण आजादी नहीं। ये तीन नाम आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, आइजक बट, चार्ल्स स्टीवन पॉर्नेल और रेडमांड। जो होम रूल शब्द है ये आइजक बट ने दिया था। याद रखिएगा, जो होम रूल वर्ड है वो आइजक बट ने दिया था। आइजक बट ने चार्ल्स के साथ मिलकर आयरलैंड के अंदर होम रूल आंदोलन चलाया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, होम रूल शब्द किसने दिया? आइजक बट ने। और आइजक बट ने चार्ल्स के साथ मिलकर आयरलैंड के अंदर ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ होम रूल आंदोलन चलाया। और इस जो आयरलैंड के अंदर होम रूल आंदोलन चल रहा था उसके जो नेतृत्वकर्ता थे, लीडर थे, उनका नाम था रेडमांड। कुछ पूछना चाह रहा है कोई? सर प्लीज क्लास रिकॉर्ड कर लीजिए। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक, थैंक यू। तो याद रखिएगा, भारत में जो होम रूल आंदोलन है वो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित है। और आयरलैंड के अंदर होम रूल शुरू करने वाले दो व्यक्ति थे, आइजक बट और चार्ल्स स्टीवन पॉर्नेल। इन दोनों ने मिलकर आयरलैंड के अंदर ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ होम रूल आंदोलन चलाया था। और इस आंदोलन के जो लीडर थे उनका नाम था रेडमांड। देखिए, भारत में स्थापित होम रूल लीग इसी आयरिश होम रूल लीग से प्रभावित थी। आयरिश होम रूल लीग का मतलब होता है कि जो आयरलैंड के अंदर होम रूल लीग चल रहा था ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ, वही से प्रभावित होकर भारत के अंदर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत के अंदर होम रूल लीग बनाया।
तो याद रखिएगा, एक सवाल यह है कि भारत का होम रूल लीग किस देश से प्रभावित है? तो याद रखिएगा आयरलैंड से। और आयरलैंड में शुरू करने वाले कौन थे? आइजक बट, चार्ल्स स्टीवन कॉर्नेल की सहायता से, और उनका नेतृत्व कर रहे थे रेडमंड। अब समझते हैं कि भारत में होम रूल लीग क्या है। भारत में एक होम रूल लीग बनी, उसे कहा गया बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व की होम रूल लीग। इसकी स्थापना हुई 28 अप्रैल 1916 को। इस तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, सचिव थे एनसी केलकर, और तिलक की होम रूल लीग का जो प्रसार क्षेत्र था वो था कर्नाटक, महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई नहीं था, मध्य प्रांत और बरार। जो तिलक की होम रूल लीग थी, जिसे महाराष्ट्र होम रूल लीग भी कहा गया, उसका प्रसार क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। सर, कारण महाराष्ट्र को छोड़ने का? कारण महाराष्ट्र मुंबई छोड़ने का, क्योंकि जी सर। मुंबई के अंदर एनी बेसेंट के नेतृत्व में मोहम्मद अली जिन्ना ने कमान संभाली हुई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना का मुंबई के अंदर काफी ज्यादा प्रभाव था। इसलिए एनी बेसेंट के नेतृत्व में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुंबई का नेतृत्व किया, इसलिए मुंबई के अंदर तिलक होम रूल लीग का प्रभाव नहीं था। अगला, इनका मुख्यालय पूना में था, और इस होम रूल लीग के जो मुख्य समाचार थे, एक था केसरी और दूसरा था मराठा, और ये दोनों समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के ही हैं। तो याद रखिएगा, भारत में होम रूल लीग, एक थी तिलक की होम रूल लीग और दूसरी थी एनी बेसेंट होम रूल लीग। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1916 को हुई। याद रखिएगा, भारत में जो होम रूल लीग थी वो दो थी, एक तिलक की और दूसरी एनी बेसेंट की। पहले स्थापना हुई तिलक वाले की, एनी बेसेंट की स्थापना हुई होम रूल लीग की 1 सितंबर 1916। इसके अध्यक्ष कौन थी? खुद एनी बेसेंट। सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। महासचिव थे रामास्वामी अय्यर। कोषाध्यक्ष थे वीपी पाडिया। और इसका प्रसार क्षेत्र तिलक की होम रूल लीग को छोड़कर पूरे भारत में था। इसका मुख्यालय कहां था? अडयार, मद्रास में। और इसके दो समाचार पत्र थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। दरअसल ये एनी बेसेंट के ही समाचार पत्र थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये दोनों लीग, केसरी और मराठा के नाम से तिलक होम रूल लीग और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के नाम से एनी बेसेंट, भारत के अंदर ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ होम रूल का प्रचार करते थे। तिलक होम रूल लीग की बात याद रखिएगा, एक विशेष तथ्य है कि नाम तिलक से शुरू हुई, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इस होम रूल लीग के अंदर किसी भी पद को स्वीकार नहीं किया। ना वो कभी अध्यक्ष बने, ना ही कभी सचिव, ना कोषागार, कुछ भी नहीं। तिलक ने शुरू की, लेकिन बाल गंगाधर तिलक इस होम रूल लीग के एक भी ना तो मेंबर थे, ना ही कुछ थे। वहीं जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, उसकी अध्यक्ष खुद एनी बेसेंट थी। अब इसके अंदर क्या क्या विशेष बातें? सर, हाँ जी सर, इनको अलग अलग बनाने का क्या कारण था सर? इनके उद्देश्य तो एक ही थे। और बिल्कुल, बात क्या था कि इसके बारे में एनी बेसेंट का एक कथन है, मैं वही आपको बताता हूं। एनी बेसेंट ने यह कहा था अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया में, उन्होंने कहा कि मेरे कुछ समर्थक हैं जो तिलक को पसंद नहीं करते, और तिलक के कुछ समर्थक हैं जो मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं विदेशी हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। यह एनी बेसेंट का कथन है जो मैंने आपको अभी बताया। उन्होंने खुद कहा कि उसके समर्थक मुझे पसंद नहीं करते क्यों मैं विदेशी हूं, मेरे समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दोनों विरोधी हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है। और इसी कारण
तिलक के होम रूल लीग से अपने को अलग रखने के लिए एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का नाम रखा इंडियन होम रूल लीग, क्योंकि दो अलग अलग चल रही हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का नाम रखा इंडियन होम रूल लीग और तिलक की होम रूल लीग का नाम हो गया महाराष्ट्र होम रूल लीग। और महाराष्ट्र के अंदर तिलक के अधीन कौन सा क्षेत्र नहीं था? मुंबई, क्योंकि मुंबई किसके पास था? एनी बेसेंट के पास। और एनी बेसेंट की तरफ से कौन संभाल रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। एग्जाम में यही कंफ्यूजन होता है। मोहम्मद अली जिन्ना का जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में पाकिस्तान आता है, तो हम ये सोच नहीं पाते कि एनी बेसेंट की तरफ से होम रूल लीग में मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई संभाल रहे होंगे। तो याद रखिएगा कि बेसेंट की होम रूल लीग का नाम इंडियन होम रूल लीग और तिलक का महाराष्ट्र होम रूल लीग। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का स्वरूप पूरा अखिल भारतीय था। अब कुछ चीजें और याद रखिए। देखिए, जो तिलक की होम रूल लीग थी उसकी शाखाएं कम थी। जो बाल गंगाधर तिलक की महाराष्ट्र होम रूल लीग थी उसकी शाखाएं कम थी, ब्रांचेस कम थी। एनी बेसेंट की ज्यादा थी। उसका कारण यह है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी, उसकी शाखाएं पहले हर जगह थी, इसलिए एनी बेसेंट की इंडियन होम रूल लीग की शाखाएं तिलक की होम रूल लीग से ज्यादा थी। लेकिन तिलक के होम रूल लीग में सदस्यों की संख्या ज्यादा थी बेसेंट की तुलना में। अगर आपसे पूछा जाए कि शाखाएं किसकी ज्यादा थी तो एनी बेसेंट की, लेकिन सदस्य संख्या किसमें ज्यादा थी तो तिलक की होम रूल लीग में। देखिए, ये जो एनी बेसेंट की इंडियन होम रूल लीग थी उसमें जो मुख्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि, हसन इमाम और सबसे अहम है मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में सवाल आया कि इतिहास के अंदर कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या एक मोहम्मद अली जिन्ना। तो हम तुरंत मोहम्मद अली जिन्ना पर टिक करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये पाकिस्तान से जुड़े थे, ये इन्होंने कहां भारतीय आंदोलनों में भाग लिया होगा। तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट की तरफ से महाराष्ट्र की मुंबई शाखा को संभालने की जिम्मेवारी मोहम्मद अली जिन्ना पर थी। सर जो तेज बहादुर सप्रू है सर, यही लाए थे नीति निर्देशक सिद्धांत? दोबारा से बताइए। सर जो तेज बहादुर सप्रू हैं सर, हाँ, तो यही लाए थे ना शायद नीति निर्देशक सिद्धांत? हाँ, एक्चुअली तेज बहादुर सप्रू की कमेटी थी, सप्रू समिति। उस समिति ने कहा था कि भारत में नागरिकों को दो प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए। एक ऐसे अधिकार जो वाद योग्य हों और दूसरे वे अधिकार जो अवाद योग्य हों। यह समिति 1945 में बनी थी और बाद में जब 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ तब इस समिति के विचारों को स्वीकार किया गया था। अब मान लीजिए कि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि भारत में होम रूल लीग के गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? भारत में होम रूल लीग के गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? श्याम, बिल्कुल सही कहा आपने, एनी बेसेंट के मन में यह विचार आया था। लेकिन होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने पहले नहीं की, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। विचार एनी बेसेंट के मन में आया, लेकिन सबसे पहले जो बनी थी वो बाल गंगाधर तिलक की महाराष्ट्र होम रूल लीग बनी थी। ठीक, तो होम रूल लीग के अंदर क्या बात कही गई थी कि हमें स्वशासन चाहिए, हम लोग अपना शासन खुद करना चाहते हैं। जैसे ब्रिटेन ने आयरलैंड को स्वशासन करने का अधिकार दिया है, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमें भी भारत के अंदर स्वशासन करने का अधिकार हो। तो ये तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग भारत में प्रचार कर रही थी। हालांकि एनी बेसेंट की
पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। लेकिन इतना ज्यादा प्रचार चल रहा था कि अंग्रेज सरकार को मजबूर होकर बेसेंट को छोड़ना पड़ा और आगे चलकर 1917 के अंदर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद के रूप में काम किया। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस में दो ही महिलाएं अध्यक्ष रही हैं, एक एनी बेसेंट और दूसरी कौन बताना चाहेगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। लेकिन सबसे पहले जो बनी वो बनी थी एनी बेसेंट। ठीक, तो होम रूल लीग जो था उसका जो परिणाम आया वो मॉन्टेग्यू घोषणा के रूप में 20 अगस्त 1917 में आया। यानी मॉन्टेग्यू घोषणा क्यों आई? मॉन्टेग्यू घोषणा इसलिए आई क्योंकि तिलक और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग का प्रचार किया था उसके कारण मजबूर होकर भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू को एक घोषणा करनी पड़ी। यह घोषणा क्या है हम आगे पढ़ेंगे। 20 अगस्त 1917। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगस्त के महीने में आई थी। तो याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा को अगस्त घोषणा भी कहा जाता है क्योंकि यह अगस्त के महीने में आई थी। क्यों आई थी? होम रूल लीग के दबाव के कारण आई थी। इस घोषणा में क्या था? इस घोषणा में कहा ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से यानी स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। तो पहली बार भारत की सरकार के अंदर उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की बात ब्रिटेन की सरकार के सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे कौन से दबाव चल रहे हैं? उसके पीछे होम रूल लीग का प्रभाव था। एनी बेसेंट की और बाल गंगाधर तिलक की पॉपुलैरिटी थी, जो बार बार ये मांग कर रही थी कि भारत के अंदर स्वशासन होना चाहिए, स्वशासन होना चाहिए। तो इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन के भारत सचिव ये कह रहे हैं कि भारत में स्टेप बाय स्टेप उत्तरदायी सरकार बने। क्या क्या था इसमें? ये घोषणा में 4 पॉइंट थे। पहला, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना था। स्वशासन, होम रूल लीग। दूसरा, स्वशासन एकदम ना देकर चरणों में दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। तीसरा, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। पहला कह रहा है कि हम स्वशासन स्थापित करेंगे। दूसरा, स्वशासन एक साथ नहीं देंगे, धीरे धीरे देंगे। और धीरे धीरे कैसे देंगे? भारतीय जितना ज्यादा करेंगे प्रगति उतना ज्यादा देंगे। और प्रगति का निर्धारण कौन करेगा? ब्रिटिश संसद या भारत सरकार। याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू घोषणा को अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इसमें 4 पॉइंट थे। पहला, स्वशासन को विकसित करना, लेकिन एकदम नहीं, चरणों में देना, स्टेप बाय स्टेप। और उन चरणों का मूल्यांकन भारतीयों की प्रगति पर निर्भर करेगा। उस भारतीयों ने कितनी प्रगति की इसका मूल्यांकन करेगी ब्रिटेन की संसद या भारत सरकार। भारत सरकार का मतलब यहां पर जो भारत के अंदर वायसराय है उनसे कहा जा रहा है। तो यह थी मॉन्टेग्यू घोषणा। देखिए, मॉन्टेग्यू घोषणा को स्वीकार करने या ना करें, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर फिर घमासान हुआ। नरमपंथी बोले अच्छा है, उत्तरदायी सरकार होगी, स्वशासन होगा, अच्छी अच्छी बातें हैं। नरमपंथी ने कहा कि हम तो स्वीकार करेंगे। गरमपंथी बोले हम तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन नरमपंथी के अंदर भी क्या था? 1918 में एक नरमपंथी नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक संस्था बनाई जिसे कहा गया भारतीय उदारवादी संघ। और ये एक नरमपंथी नेता थे। कोई मुझे बताना चाहेगा कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? 1907। 1907। अब 1900 अब होगा कांग्रेस का दूसरा विभाजन।
पहले विभाजन में क्या हुआ था कि नरमपंथी और गर्मपंथी अलग हुए थे, लेकिन कांग्रेस का जब दूसरा विभाजन हुआ नरमपंथी ही एक दूसरे से अलग हो गए। यानी नरमपंथियों में भी दो प्रकार की श्रेणियां थी। एक श्रेणी यह कह रही थी कि हां, हम 1919 के अधिनियम मांटेग्यू घोषणा को स्वीकार करना चाहते हैं, और वहीं नरमपंथी में एक नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने कहा कि नहीं, 1919 का अधिनियम केवल छलावा है, केवल भारतीयों को छलना चाह रहे हैं वो। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1918 में भारतीय उदारवादी संघ के रूप की स्थापना की। ठीक, तो ये घटनाक्रम है। अभी तक हमने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान नहीं पढ़े हैं, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 से आने से पहले चल क्या रहा था। और चल क्या रहा था? होम रूल लीग। और होम रूल लीग के दबाव के कारण एक घोषणा आई, मांटेग्यू घोषणा, और मांटेग्यू घोषणा के कारण कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। नरमपंथी ही नरमपंथी से अलग हो गए, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1918 में भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। तो होम रूल आंदोलन, फिर क्या आया? मांटेग्यू घोषणा 1917, फिर क्या आया? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड रिपोर्ट। सबसे पहले आया होम रूल आंदोलन, उसका परिणाम क्या आया? मांटेग्यू घोषणा 1917। फिर आई रिपोर्ट, जिसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या मोंटफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं, 1918। फिर आया बिल, इसको कहा गया मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल। पहले होम रूल आंदोलन आई, होम रूल आंदोलन का परिणाम क्या आया? मांटेग्यू घोषणा। मांटेग्यू घोषणा का परिणाम क्या आया? मांटेग्यू रिपोर्ट। मांटेग्यू रिपोर्ट का परिणाम क्या आया? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल 1909, जिन्हें हम भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल 1919, इसी को कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। और इसकी जांच करने के लिए कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड सेलबॉर्न। और यह अधिनियम पारित होकर क्या बना? भारत शासन अधिनियम 1919। तो यह क्रम याद रखिए, होम रूल आंदोलन, उसका परिणाम मांटेग्यू घोषणा, मांटेग्यू घोषणा का परिणाम रिपोर्ट, रिपोर्ट का परिणाम बिल, और बिल जब पारित होकर आया 23 दिसंबर 2019 को, तो इसे कहा गया भारत शासन अधिनियम 1919, या फिर मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। 1919। अच्छा, यहां गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो यहां पर आएगा 1919। 23 दिसंबर 1919 को पारित हुआ भारत शासन अधिनियम 1919। अभी तक कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए। जितना अभी तक हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रावधान। ठीक, एक्चुअली हिस्ट्री इसलिए पढ़ानी पड़ती है क्योंकि ये जो अधिनियम है, यहां पर कहीं ना कहीं वो लोग इतिहास से जुड़ते हैं, तो सिर्फ इसलिए। चलो अब हम अपने भारत शासन अधिनियम 1919 पर आते हैं। तो ये मैंने ठीक भी कर लिया इस बहाने, 23 दिसंबर 1919। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के क्या प्रमुख प्रावधान थे। पहला प्रावधान, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य कार्यों का पहली बार विभाजन किया गया। याद रखिए, 1919 के अधिनियम में पहली बार यह बताया गया कि कौन से काम केंद्र सरकार करेगी और कौन से काम प्रांतीय सरकारें यानी राज्य सरकार करेंगी। 1919 के अधिनियम से पहले ऐसा नहीं था, सारे काम केवल केंद्र सरकार करती थी, लेकिन इस अधिनियम में यह कहा पहली बार
कि केंद्र सरकार कौन से काम करेगी और राज्य सरकार यानी प्रांत कौन से काम करेंगे। तो पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को बांटा गया। केंद्रीय सूची में जो सम्मिलित विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल कह लीजिए या वाइसराय कह लीजिए, उसकी परिषद को था। इसमें कौन से मामले थे जो राष्ट्रीय महत्व के थे या जो एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, विदेशी मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, इन्हें कहा गया केंद्रीय विषय। और प्रांतीय सूची में कौन से विषय थे? स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में सबसे पहला प्रावधान यह था कि केंद्र और प्रांतों के मध्य कार्यों का विभाजन हुआ कि ये केंद्र सरकार के काम है, ये राज्य सरकार के काम है। और इसके साथ क्या हुआ? प्रांतों के विषयों को भी दो भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। अब ये क्या है, ये हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? केंद्र और प्रांतों के मध्य, केंद्र और प्रांतों के बीच कार्यों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का मतलब ये काम केंद्र सरकार के हैं, ये काम राज्य सरकार के। जैसे वर्तमान में संविधान में है संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती है। तो इसकी जो शुरुआत हुई ये 1919 में पहली बार केंद्र और प्रांतों के मध्य कार्यों का विभाजन हुआ। दूसरा पॉइंट, प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में, हाँ जी, पीपीटी बंद कर दी शायद आपने। पीपीटी बंद कर दी? चल रही है यार पीपीटी। नहीं सर, मेरे को नहीं दिख रही। सर आ रही है। सही है, आ रही है सर, आ रही है। वापस से ज्वाइन कर लेता हूँ। अब दिख रही है श्याम? नहीं सर, मेरे को नहीं, मैं ज्वाइन करता हूँ सर वापस। ठीक, दोबारा से करिए। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि पहली बार केंद्र और प्रांतों के कार्यों में विभाजन हुआ कि ये काम केंद्र सरकार के हैं और ये काम राज्य सरकार के, प्रांतों के हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पहले से जुड़ा है कि जो काम प्रांतों को दिए गए, जो कार्य प्रांतीय सूची में डाले गए, उसको भी दो भागों में बांट दिया। और इस व्यवस्था को कहा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन क्या है, कब कब लागू हुआ, कहां कहां लागू हुआ, ये मैं आज ही समझाऊंगा। तो याद रखिए, पहला पॉइंट केंद्र और प्रांतों के कार्यों को विभाजित किया। दूसरा पॉइंट, प्रांतों को जो काम सौंपे थे उसको भी दो भागों में विभाजित किया। कैसे? पहले को कहा गया आरक्षित विषय और दूसरे को कहा गया हस्तांतरित विषय। पहला पॉइंट क्या था? केंद्र और प्रांतों के बीच कार्यों का विभाजन। और दूसरा पॉइंट, जो प्रांतों को कार्य दिए गए उसको भी दो भागों में बांटा गया। नाम क्या दिया? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इस व्यवस्था को कहा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। अब आरक्षित विषय क्या थे? जहां उस प्रांत का गवर्नर, आरक्षित विषय का मतलब जहां उस प्रांत का, उस राज्य का गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से काम करता था जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। आरक्षित विषय को इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व। कुछ विषय ऐसे थे, वित्त, रक्षा, संचार, जहां पर गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से काम करता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसको कहा गया आरक्षित विषय। और हस्तांतरित विषय, जहां जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम करना पड़े, उन विषयों को कहा गया हस्तांतरित विषय। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। एक्चुअली क्या था कि 1919 के अधिनियम में ब्रिटेन की सरकार ने एक ढोंग रचा। ढोंग क्या रचा? कि हम केंद्र और प्रांतों के कार्यों को विभाजित कर रहे हैं, हम प्रांतों के कार्यों को भी दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने प्रांतों को काम दिए लेकिन उसको भी दो भागों में बांट दिया कि कुछ काम गवर्नर अपनी मर्जी से करेगा
जो अहम है, वित्त, रक्षा, संचार, और जो बेकार के विषय हैं, जहां पर पैसा चाहिए तो आरक्षित विषय में, जहां पर जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम करना पड़ेगा। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब प्रांतों के कार्यों को, प्रांतों के विषयों को दो विभागों में विभाजित करना, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब समझते हैं कि द्वैध शासन क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। एग्जाम में कभी भी सवाल आए कि द्वैध शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा लियोनिल कार्टिस। याद कीजिए, हमने शुरुआत में पढ़ा था बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन जो 1765 से लेकर 1772 तक चला था। बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करने वाला व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन, जो कि 1784 में शुरू हुआ पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा और 1858 में समाप्त हुआ भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। और तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं प्रांतों में द्वैध शासन, जो 1919 में शुरू हुआ और 1935 में समाप्त हुआ। और आगे जाकर क्या पढ़ेंगे, केंद्र में द्वैध शासन। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन। इसका जनक किसे माना जाता है, लियोनिल कार्टिस को। और हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में 4 द्वैध शासन देखने को मिलते हैं। एक बंगाल में द्वैध शासन, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन, और तीसरा प्रांतों में द्वैध शासन, और चौथा हम 1935 में पढ़ेंगे केंद्र में द्वैध शासन। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन। बंगाल में क्या था, दीवानी कार्य अलग, निजामत कार्य अलग। कंपनी में क्या था, व्यापारिक कार्य अलग, राजनीतिक कार्य अलग। प्रांतों में क्या था, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। तो ये अलग अलग चीजें हैं। हम कंफ्यूजन हो जाता है कि द्वैध शासन प्रांतों वाला था, बंगाल में अलग है, कंपनी में अलग है, प्रांतों में अलग है, केंद्र में अलग है, और ये है उसकी समय अवधि। और द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, लियोनिल कार्टिस को। अगला पॉइंट है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, द्वैध शासन और द्विसदनीय, क्या दोनों एक हैं, क्या दोनों में अंतर है? द्वैध शासन क्या है, द्विसदनीय क्या है, इसको मैं स्पष्ट करूंगा। अभी सिर्फ तीसरा पॉइंट समझिए कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में 2 सदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। कैसे? एक को नाम दिया गया राज्य परिषद और दूसरे को नाम दिया गया विधानसभा। और वर्तमान में इनके नाम क्या हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उस समय 1919 के अधिनियम में उन्हें राज्य परिषद कहा जाता, राज्यसभा को, और लोकसभा को कहा जाता था उस समय विधानसभा। वर्तमान में तो विधानसभा राज्यों में होती है, लेकिन उस समय लोकसभा का नाम था विधानसभा और राज्यसभा का नाम था राज्य परिषद। और भारत में द्विसदनीय विधायिका, 2 सदनों वाली, यानी संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, इसकी जो शुरुआत हुई वो 1919 के अधिनियम से हुई। एक चीज और देखिए, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919 और राज्यों में द्विसदनीय विधायिका 1935। कंफ्यूजन बहुत है, यहां देखिएगा। इससे पहला पॉइंट क्या पड़ा, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919, राज्यों में द्विसदनीय विधायिका 1935। इसको समझते हैं ये कैसे। देखो, द्वैध शासन यानी दोहरा शासन, द्विसदनीय विधायिका, दोनों अलग अलग चीज हैं।
1919 और 1935 में कंफ्यूजन बहुत है। पहला है द्वैत शासन यानी दोहरा शासन, और द्विसदनीय विधायिका का मतलब दो सदनों वाली विधायिका क्या है। याद रखिए, प्रांतों में द्वैत शासन कब हुआ? 1919। समाप्त कब हुआ? 1935। केंद्र में द्वैत शासन कब हुआ? 1935। दूसरी तरफ देखिए, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका कब शुरू हुई, यानी लोकसभा राज्यसभा? 1919। और राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कब शुरू हुई? 1935। तो कंफ्यूजन कितना है? 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्र में द्वैत शासन 1935। और अगर हम द्विसदनीय विधायिका की बात करें तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919 यानी लोकसभा राज्यसभा, और राज्यों में द्विसदनीय विधायिका 1935 यानी विधानसभा और विधान परिषद। तो यह है द्वैत शासन और यह है द्विसदनीय विधायिका, दोनों अलग अलग हैं। द्वैत शासन का मतलब सरकार चलाने वाले दो लोग, और द्विसदनीय विधायिका का मतलब कानून बनाने वाली संस्था के दो सदन। चौथा पॉइंट, पहली बार केंद्र के बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, यानी 1919 के अधिनियम में पहली बार केंद्र सरकार के बजट को राज्य सरकार के बजट से अलग कर दिया। अलग करने का मतलब केंद्र सरकार अपना बजट खुद बनाएगी, राज्य सरकार अपना बजट खुद बनाएगी। अब इसके बारे में कुछ चीजें देख लीजिए। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया। दूसरा तथ्य, 1919 में केंद्र के बजट को राज्य के बजट से अलग किया। तीसरा तथ्य, 1921 में एक कमेटी बनाई, ओकवर्थ कमेटी, ब्रिटेन की सरकार ने, उसने रेल बजट को आम बजट से अलग किया। और 2018 में आम बजट और रेलवे बजट को फिर से एक कर दिया। ये चार तथ्य हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, मैं आपको लिखवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत का प्रथम बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया। 1919 में केंद्र सरकार के बजट को राज्य सरकार के बजट से अलग किया। 1921 में ऑकवर्थ कमेटी ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया, और 2018 के अंदर आम बजट और रेलवे बजट फिर से एक हो गए, और जिसे कहते हैं भारत सरकार का बजट। ये छठा पॉइंट नहीं है, पांचवा ही पॉइंट है। इस अधिनियम में एक काम और हुआ, लंदन के अंदर एक नया पद बना। इस अधिनियम के द्वारा लंदन में एक नया पद बनाया, उस पद का नाम था भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय, इंग्लिश में कहते हैं हाई कमिश्नर ऑफिस। क्यों बनाया? यह इसलिए बनाया गया, भारत सचिव के कुछ काम इस व्यक्ति को दे दिए। याद रखिएगा, 1919 के अधिनियम में एक पद बनाया गया लंदन में, उस पद का नाम था भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय, हाई कमिश्नर ऑफिस। और इस पद का क्या काम था? इसने भारत सचिव के कुछ कार्य इस हाई कमिश्नर ऑफिस को दे दिए। हालांकि ये एग्जाम में कभी नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूं क्यों बना। भारत सचिव के कुछ कार्यों को इस पद के व्यक्ति को दे दिया गया। सिखों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का, लेकिन याद रखिए 1909 मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, वही आता है एग्जाम में। 1919 में इसी निर्वाचन प्रणाली को, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को सिखों के लिए लागू कर दिया। एक पॉइंट रह गया है शायद, एक मिनट। ठीक, एक पॉइंट रह गया था बीच में, 5 नंबर का। 1919 के अधिनियम में सिविल सेवाओं के लिए, 1919 के अधिनियम में सिविल सेवाओं के लिए भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो 1919। अब इसमें क्या हुआ? 1919 में केवल प्रावधान था,
इस प्रावधान का मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग बनाया। उस आयोग को कहा जाता है ली आयोग। पूरा नाम है सर विस्काउंट ली, डिस्काउंट नहीं, विस्काउंट ली। यह बना था 1923 में और इसकी रिपोर्ट आई थी 1924 में। तो सबसे पहले क्या था, 1919 के अधिनियम में कहा कि भारत में सिविल सेवाओं के लिए एक आयोग बनेगा, उसे लोक सेवा आयोग कहेंगे। बनाया नहीं, केवल प्रावधान किया था। फिर इस प्रावधान का मूल्यांकन करने के लिए एक ली कमीशन बना। कब बना? 1923 में। रिपोर्ट कब आई? 1924 में। और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। यानी भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926। उसमें एक अध्यक्ष था और 5 सदस्य थे। और पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? सर रॉस बार्कर। ये 1922 क्या है? देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तब आप कहेंगे 1 अक्टूबर 1926। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के अंदर, भारतीय क्षेत्र के अंदर, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा कब हुई, तो वो हुई थी 1922 में इलाहाबाद में। जैसे आप लोग एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं, अपनी मर्जी से सेंटर डालते हैं, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर सेंटर होते हैं ना। उसी प्रकार 1922 में लोक सेवा आयोग की परीक्षा का एक सेंटर इलाहाबाद भी बना था। उसका एग्जाम ब्रिटिश लोक सेवा आयोग ने करवाया था, क्योंकि भारत में तो लोक सेवा आयोग कब बना? 1 अक्टूबर 1926। लेकिन भारत में सिविल सेवा परीक्षा कब हुई पहली बार? 1922। और वो किसने करवाई थी? ब्रिटिश लोक सेवा आयोग ने, जो 1855 में बना था। तो कहां हुई? इलाहाबाद। तीसरा पॉइंट जो हम 1935 में पढ़ेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में एक नहीं 3 तरह के लोक सेवा आयोग की बात कही। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान, सवाल है लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अधिनियम से प्रभावित है, तब 1919 टिक नहीं करना, 1935। क्योंकि भारत में जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वो 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। लेकिन अगर सवाल आता है कि किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का पहली बार प्रावधान किया गया, तब आएगा 1919। प्रावधान 1919 में हुआ। उसका मूल्यांकन करने के लिए 1923 में बना ली कमीशन। उसकी रिपोर्ट आई 1924 में और आगे चलकर 1 अक्टूबर 1926 को भारत के प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। लेकिन भारत में सिविल सर्विस का एग्जाम 1922 में ही हो गया था इलाहाबाद में, लेकिन वो ब्रिटिश लोक सेवा आयोग ने करवाया था। देखिए यहां पे लिखा है फेडरल यूनियन। वर्तमान में आप जानते हैं यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन 1935 में क्या कहते थे? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग। अब कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। छठा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, 7वां हम पढ़ चुके हैं और 8वां जो कि हमें 1935 से जोड़ेगा। 1919 के अधिनियम में यह कहा गया कि 10 वर्षों के पश्चात, 1919 के अधिनियम में कहा गया 10 वर्षों के पश्चात यानी 1929 में एक वैधानिक आयोग बनेगा जो यह तय करेगा कि भारतीयों को कौन से अधिकार दिए जाएं। लेकिन यह आयोग 1929 में नहीं 1927 में बना और उसे कहा गया साइमन कमीशन। अब याद कीजिए मांटेग्यू घोषणा। मांटेग्यू घोषणा क्या कहती है? स्वशासन देंगे, एकदम नहीं देंगे, स्टेप बाय स्टेप देंगे। और स्टेप बाय स्टेप कैसे देंगे? देखेंगे कि भारतीयों ने कितनी प्रगति करी। और भारतीयों की प्रगति को कौन चेक करेगा? ब्रिटिश संसद। तो यह अधिनियम की धारा यही कहती है कि 10 वर्षों के पश्चात एक वैधानिक आयोग बनेगा जो ये देखेगा क्या भारतीय अब इतने सक्षम हो गए हैं कि और अधिकार दें। लेकिन यह आयोग 1929 की जगह 1927 के अंदर ही बन गया था।
ठीक, आज का लेक्चर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। इसको हम एक बार फिर से कल रिवाइज करेंगे और इसको कल मैं डिक्टेट करवाऊंगा, अभी नहीं। 9:50 हो गए हैं, तो कल हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे और इसको कल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।